सो वेलकम टू द स्टेप 12। वेल अभी तक का मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हम राहुल की बात कर रहे हैं, जो महज 18 साल का बच्चा है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, उसे बहुत बड़ा आदमी बनना है और उसके लिए वो तरह तरह के प्रयास भी कर रहा है। पर अब हम राहुल की ही बात कर रहे हैं कि जैसे ही राहुल लाइफ में कुछ आगे करना चाहेगा, कुछ अलग करना चाहेगा, तो उसे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों की जो राहुल के आसपास हैं, राहुल के खुद के माँ बाप, राहुल के रिश्तेदार, राहुल के दोस्त, राहुल के आसपास का जो सर्कल है वो उसे बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अब होता क्या है, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है। सबसे पहले मैं नेगेटिव लोगों की बात करूंगा, क्योंकि राहुल को, आपको क्या लगता है कौन से लोग ज़्यादा मिलेंगे? आप कहोगे नेगेटिव ही ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों को भी नेगेटिव लोग ज़्यादा मिलते हैं। नेगेटिव कौन होता है? नेगेटिव बेसिकली वो आदमी होते हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहोगे तो वो साफ बोलेंगे आपके मुंह पे कि भाई तेरे से नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए राहुल की बात करते हैं। राहुल जिम में जाता है, आज वो सोचता है कि यार मैं डेडलिफ्ट मारूंगा और वो नया नया है, तो मान लेते हैं उसने 120 किलो लगा रखा है वेट। अब वहां पर कोई आदमी नेगेटिव है और साफ बोलता है भाई तेरे से नहीं होगा, तेरे बस की नहीं है, और राहुल हार मान लेता, बात खत्म हो गई। अगर राहुल कोशिश भी करता तो क्या होता? आप कहोगे कि यार अगर वो नया है तो शायद वो 120 किलो से डेडलिफ्ट नहीं लगा पाएगा। एग्जाम्पल है ये। इसी तरीके से कोई भी अलग काम अगर किसी को करना है, मान लीजिए कोई बिजनेस करना चाहता है, तो सबसे पहले आसपास के लोग क्या बोलेंगे? भाई तेरे से नहीं होगा। तो नेगेटिव लोग हमारे आसपास होते ही। अगर हम कुछ भी नया करना चाहते हैं, कुछ भी अलग करना चाहते हैं, तो साफ एक ही चीज आएगी कि ये नहीं हो सकता। अब मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो पॉजिटिव लोगों से 80% ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। ये ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। जो ये बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं कि भाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं राहुल के दोस्तों की बात करता हूं। राहुल अपने किसी फ्रेंड के साथ जिम जाता है और राहुल चाहता है कि अच्छी फिजिक बनाना। राहुल एग्जाम्पल वहीं पे डेडलिफ्ट कर रहा था और वो 120 किलो से डेडलिफ्ट करना चाह रहा था। उसके फ्रेंड ने बोला कि नहीं हो पाएगा। उसका फ्रेंड नेगेटिव था और वो 80% मैंने बोला पॉजिटिव आदमी से ज्यादा एक्यूरेट है। बट राहुल, क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो ऑप्टिमिस्टिक है, तो इन लोगों को मैं बोलता हूँ जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, थोड़े से आप कह सकते हो पागल होते हैं। अब पागल होते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई ये आदमी तो मैड है, राहुल पागल है। राहुल जाता है, ठीक है, वो एक ट्रेनर से सीखता है कि किस तरीके से क्या पोज रखना होता है, बैक कैसी रखनी होती है, वो समझ लेता है कि किस तरीके से डेडलिफ्ट मारनी है। बट वो 120 किलो से डेडलिफ्ट लगाने की कोशिश करता है और उससे नहीं होता। अब क्या होता है कि जो उसका फ्रेंड है, जो उसके साथ जिम गया था, वो हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तुझे बोला था ना, तुझसे नहीं होगा। अच्छा, अब राहुल ने ट्राई किया, बट उसका जो फ्रेंड था, जो नेगेटिव था, उसने ट्राई ही नहीं किया। जो राहुल पॉजिटिव था, पागल था, पर उसने ट्राई किया और उसके फ्रेंड ने ट्राई ही नहीं किया। राहुल क्या करता है, साइड से 20-20 किलो की प्लेटें निकाल देता है। तो 20 किलो इस तरफ से निकाला, 20 किलो इस तरफ से निकाला, में 40 किलो कम हो गया। अब वो जो वेट बचता है वो महज 80 किलो होता है। राहुल ट्राई करता है और 80 किलो से राहुल डेडलिफ्ट कर देता है। बट उसका फ्रेंड अभी भी ट्राई नहीं करता और वो अभी भी राहुल पे हंसता है, बोला था ना 120 किलो नहीं होगा, तो 80 ही कर सकता है। बट राहुल ने अब 80 कर लिया, बट 80 से भी उससे ज्यादा रैप्स नहीं लगती, सिर्फ 3 रैप लगती है। वो 3 रैप मारता है, 3 रेपिटेशंस मारता है। अब अगले दिन आके राहुल फिर से करता है कोशिश और 3 की जगह 6 रैप कर देता है। अगले दिन वो 10 किलो और वेट मार लेता है और एक दिन आता है वो 120 किलो से डेडलिफ्ट कर लेता है। बात यहाँ पे डेडलिफ्ट की हो ही नहीं रही है सर, बात हो रही है इम्पॉसिबल करने की। कहने का मतलब क्या है, उसके फ्रेंड ने कोशिश ही नहीं करी, अगले दिन भी कोशिश नहीं करी और उसके बाद जिम ही छोड़ दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि नेगेटिव लोग ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, वो कोशिश भी तो नहीं करते, और कोशिश नहीं करते तो कुछ होता ही नहीं है। यहां पे समझो, राहुल और उसका फ्रेंड, राहुल पॉजिटिव है और उसका फ्रेंड नेगेटिव है। राहुल एक बिजनेस का आइडिया लेकर आता है अपने फ्रेंड के पास, कहता है ये बिजनेस करेंगे, और उसको जो फ्रेंड नेगेटिव है वो बोलता है कि ये नहीं हो पाएगा, और राहुल ट्राई करता है और राहुल फेल हो जाता है। और जो उसका फ्रेंड है उसने तो ट्राई नहीं किया, वो पहले ही फेल है। राहुल फेल हो गया, बट राहुल को सीखने को बहुत कुछ मिला। एक बिजनेस आइडिया के ऊपर उसने काम किया, उसने लोगों से मिला, क्लाइंट से मिला, उसे समझ आया कि क्या कमियां थी। उसने दोबारा से पहले एक आइडिया के ऊपर काम किया
जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले स्टेप्स में बताया था कि हम एक आइडिया के बारे में सोचते हैं, वो नहीं चलता, फिर हम दूसरे आइडिया के बारे में सोचते हैं, तो फिर वो सेकेंड आइडिया पे काम करना शुरू कर देता है राहुल, और अपने फ्रेंड को बताता है। उसका फ्रेंड बोलता है अरे ये आइडिया भी नहीं चलेगा, और उसका फ्रेंड उस आइडिया पे काम नहीं करता। राहुल काम करता है, पर राहुल इस बार भी फेल हो जाता है, राहुल का सेकेंड आइडिया भी काम नहीं करता। राहुल का मान लो थर्ड आइडिया भी काम नहीं करता, बट राहुल का फोर्थ आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है, और राहुल को इसमें बेशुमार कामयाबी मिलती है, पैसा भी मिलता है। अब राहुल यहां पर पैसा कमाता है, और राहुल एग्जाम्पल के लिए अमीर हो जाता है, बट क्योंकि उसका फ्रेंड नेगेटिव था, उसने स्टार्टिंग में स्टेप नहीं लिया, और एंड में आके क्या होता है, उसका जो फ्रेंड है जहां था वहीं रहता है। तो नेगेटिव लोगों में और पॉजिटिव लोगों में क्या फर्क होता है? नेगेटिव लोग एक्यूरेट तो ज़्यादा होते हैं, बट क्योंकि वो एक्यूरेट ज़्यादा होते हैं, वो डिसीजन लेते ही नहीं है। ये जो पॉजिटिव लोग होते हैं थोड़े पागल होते हैं, थोड़े खिसके हुए होते हैं, ये इन्हें लगता है यार हम कुछ भी कर देंगे, हम दुनिया जीत सकते हैं। पहली बार में तो उनसे कुछ भी नहीं होता, बट क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लगे रहते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कैसे नहीं होगा। आपने वो मूवी देखी है ना माजी, तो माजी द माउंटेन मैन पहाड़ तोड़ देता है। तो अगर कोई आदमी पहले दिन आके बोले, और वो बिल्कुल एक्यूरेट है कि एक आदमी पहाड़ कैसे तोड़ सकता है, इम्पॉसिबल है, बट जब आदमी लगा रहता है, अलग अलग तरीके निकालता है, किस तरीके से हो सकता है उसके ऊपर काम करता है, तो जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, फिर बाद में दुनिया से विनी के गुणगान करती है। और ये लोग पता है फिर क्या बोलते हैं, मेरा दोस्त था, हम दोनों साथ में थे, अरे मेरा चड्डी बड्डी है यार, मैं बचपन से जानता हूं उसे। फिर वो बोलेंगे इसकी किस्मत अच्छी थी, पॉजिटिव आदमी की किस्मत अच्छी थी। हम राहुल की बात कर रहे हैं, राहुल की किस्मत अच्छी थी, बट अब अगर राहुल इसका पहले ही दिन बात मान लेता, नेगेटिव आदमी की बात मान लेता कि आइडिया काम नहीं करेगा, और वो बिजनेस आइडिया पे काम ही नहीं करता, वो आगे कुछ भी नहीं करता, तो राहुल की परिस्थिति उसके फ्रेंड जैसी ही होती। क्योंकि अगर एक पॉजिटिव आदमी नेगेटिव आदमी से इन्फ्लुएंस हो गया और उसने बात मान ली, तो गेम ओवर है जी, गेम ओवर। बिल्कुल इसी तरीके से आगे होने वाला है। जब आप किसी चीज के लिए अपने माँ बाप को बताओगे, आपके माँ बाप ना आपको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन्होंने बचपन से ही तो किया है। आप देखते हो एक ईगल अंडे देता है, उन अंडों को ना बिल्कुल चोटी के ऊपर एक घोंसला बना के रखता है, फिर जब वो जो एग्स है हैच होते हैं, उसमें से चूजे बाहर निकलते हैं, तो उसमें से कई सारे ईगल जो है ना उड़ना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, गिर जाते हैं, और पत्थरों के ऊपर ना गिर गिर के उनकी मौत हो जाती है। बट इसका मतलब ये है कि कोई भी ईगल उड़ता नहीं है, कुछ तो होते हैं ना जो पंख फैलाते हैं और उड़ते हैं। ऐसा होगा ही होगा कि आप कुछ करोगे और आपको फेलियर मिलेगा। यहां पे वो ईगल के प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, प्रोटेक्ट करना चाहता है, पर उस ईगल के अंदर और हमारे माँ बाप में एक फर्क होता है। वो ईगल जानती है कि अगर वो जो उसके बच्चे हैं जो हैच हुए हैं, अंडे से चूजा निकला, अगर वो उड़े नहीं तो उन्हें आके कोई स्नो लेपर्ड खा जाएगा, कोई वाइल्ड कैट खा जाएगी, उड़ना तो पड़ेगा। अगर जिंदा रहना तो उड़ना सीखना पड़ेगा। पर हमारे जो माँ बाप है ना वो अलग है। हमारे माँ बाप हमारी ना पूरी लाइफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उड़े, पर बिल्कुल ऐसे एनवायरनमेंट में कि हमें चोट ना लगे, हमारा कोई नुकसान ना हो। वो इस एनवायरनमेंट में चाहते हैं कि हम ग्रो हो, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना ना तो ठोकर तो लगेगी। आपको बादाम खाने से अकल आनी होती तो बचपन से माँ आपकी बादाम दे रही। लाइफ में आप बिजनेस करते हो, ठोकर लगती है, जब ठोकर लगती है तो अकल आती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके सबसे पहले जो माँ बाप है ना, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव अप्रोच अपनाते हैं। वो एक्यूरेट होते हैं, वो आपका भला चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पर वो भी नई चीज़ों के लिए ना ज़्यादा ओपन नहीं है। देखो बचपन से उन्होंने आपको क्या सिखाया है। बचपन से हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि अजनबियों से बात मत करो, अजनबियों से दूर रहो। बिल्कुल सही है, किसी से कुछ लेना मत, किसी से बात मत करना। पर जब हम बड़े होते हैं ना, तब हमें समझ आता है कि यार हमें जो भी चाहिए वो अजनबियों के पास है। पर हमारे माँ बाप ने ना हमें कभी अजनबियों से बात नहीं करने दी, तो हमें स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी आती, हमें बड़ी हिचक होती है। हम कैसे बात करेंगे? अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको किसी अजनबी से बात करनी है। कोई लड़की पसंद आती है तो वो भी अजनबी होती है, उससे बात करनी नहीं आती है हमें। अगर हमें अपना प्रोडक्ट किसी क्लाइंट को बेचना है तो वो भी अजनबी है। अगर आप किसी कंपनी के लिए सेल्स का काम कर रहे हो, आप क्लाइंट से जाके मिल रहे हो, क्लाइंट्स भी अजनबी हैं। आपका खुद का बिजनेस है, उसके लिए भी आपको क्लाइंट्स लेकर आने हैं, वो भी अजनबी हैं। और पैसा आपको अजनबियों से लेना है,
तो अगर आपको स्ट्रेंजर से पैसा लेना और स्ट्रेंजर से हमने कभी बात ही नहीं करनी सीखी, तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन ना हमें हमारे माँ बाप ने दी। हमें बोला गया स्टार्टिंग से कि अजनबियों से बात मत करो। सिमिलरली पैसा अपने हाथ में मत रखो। कई सारे बिलीफ सिस्टम्स हमारे माँ बाप ने हमें दिए। मैं नहीं कह रहा माँ बाप गलत है, बट वो हमेशा आपका प्रोटेक्शन चाहते थे कि आपका कभी नुकसान ना हो। सिमिलरली होता क्या है, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव अप्रोच होती है। मैं आपको बताता हूँ, वो चाहते हैं कि आप एक कंफर्ट जोन में रहो, वैसा करो जैसा दुनिया कर रही है। आप जब भी कुछ नया करने चाहोगे ना, एग्जाम्पल मैं अपना देता हूँ, जब मैं 17 साल का था, मैंने 12th पास आउट करी। मैंने अपने माँ बाप को बताया और उन्हें कैसे भी करके कन्विंस किया कि मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ। जब मैंने अपने रिलेटिव्स को बताया ना, तो उन्होंने जान लगा दी भाई मुझे एग्जाम्पल्स देने में, कि उसने भी किया था और वो नहीं कर पाया, उसने भी किया था वो नहीं कर पाया, तो वो कर जो दुनिया कर रही है। देखो, अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे तो वो बहुत लिमिटेड होते हैं, और अगर आप मासेस को देखोगे तो मासेस सक्सेसफुल नहीं होते। तो सक्सेस ना कुछ इस तरीके से होती है, एक माउंटेन होता है ना, तो माउंटेन के टॉप में सक्सेसफुल लोग हैं, बट ये बहुत लिमिटेड है, और माउंटेन के बेस में दुनिया है, यहां पर सब है। अब अगर आप ऊपर देखोगे, लिमिटेड लोग हैं, यहां पर चढ़ना आसान नहीं होता, बट अगर आप सिर्फ वही करोगे जो दुनिया कर रही है, तो आप कभी चढ़ भी नहीं पाओगे। आपको कुछ तो अलग करना पड़ता है, देयर हैज टू बी समथिंग डिफरेंट। बट इन लोगों का बिलीफ सिस्टम बहुत अलग होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी वाइफ का एग्जांपल देता हूँ आपको। अब मेरी वाइफ का एक बिलीफ सिस्टम है, मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, एक बिलीफ सिस्टम है। एग्जाम्पल के लिए, मेरी वाइफ के सोने के उठने से पहले मैं उठ जाता हूँ, और मैं सुबह सुबह अपने वर्कआउट के लिए, जिम जाना है या स्पोर्ट्स खेलना, उसके लिए निकल जाता हूँ, और मुझे लगभग 3-3.5 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लग जाते हैं वापस आते आते। तो एक बार मेरी वाइफ से लड़ाई हो गई, क्योंकि उसके बिलीफ सिस्टम से जो मैं कर रहा था वो मैच नहीं हो रहा था। वो कहती कि अगर तुम्हें वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना 1 घंटा बहुत होता है, 1-1.5 घंटे में घर वापस आओ, ये क्या 3-4 घंटे तुम्हें लग रहे हैं। तो मैं उसे समझा नहीं सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझाना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं समझाऊंगा भी तो उसका बिलीफ सिस्टम समझने नहीं देगा, क्योंकि उसने बचपन से ही देखा है कि अगर 1 घंटा भी एक्सरसाइज करी जाए तो बहुत होती है यार। हमें कौन सा कुछ बॉडी बिल्डर बनना है या स्पोर्ट्समैन बनना है कि इतना टाइम देने की जरूरत है, बट उसे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। उसे नहीं पता कि पहले मैं 1 घंटे से वॉक करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ, या उसके बाद वर्कआउट करता हूँ, या उसके बाद फिजियोथेरेपी भी लेता हूँ। उसे नहीं पता, और उसे जानना भी नहीं है। हो सकता है 1 घंटा बहुत है। सिमिलरली अगर आप कुछ अपने रिलेटिव्स को समझाने की कोशिश करोगे ना कि मैं भाई ये बिजनेस करना चाहता हूँ, तो वहां पर सबसे पहले वो बहुत सारे नेगेटिव एग्जांपल्स आपके सामने लेंगे, स्टोरीज लेंगे, और वो बोलेंगे इस पे भरोसा करो, इस पे बिलीव करो, ऐसा ही होता है, यही सच है। और वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा ही वही है। जो उन्होंने देखा वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मेरे फादर के एक फ्रेंड थे जो एक सिविल इंजीनियर थे, और उनकी पोस्टिंग कश्मीर में थी। अब वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे और वो बहुत खुश थे। गवर्नमेंट ने उन्हें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी थी, घर प्रोवाइड कर रखा था, गाड़ी प्रोवाइड कर रखी थी। तो एक इंजीनियरिंग करने के बाद वो लाइफ में एक अच्छी स्टेज पर चले गए। और मेरे फादर कहते थे कि बेटा तू भी इंजीनियर बन, तेरी भी लाइफ ऐसी होगी। वो मुझसे फ़ोन पे बात कराया करते थे, और वो जो अंकल थे अपने अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट गाइड करते थे। बट एक बार मैंने बोला उन अंकल को कि भाई मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे समझाने की बहुत कोशिश करी कि भाई ये मत कर। और उन्होंने मेरे फादर को भी समझाया कि भाई ये नहीं करके जो हम बता रहे हैं वो करने में क्या फ़ायदा है। और वो गलत नहीं है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पर लोग ना दूसरे का एंगल समझना ही नहीं चाहते। आप समझ रहे हो, लोग दूसरे की साइड से ना पिक्चर को नहीं देखना चाहते। जो वो सोचते हैं, जो वो समझते हैं, जो उनका बिलीफ सिस्टम है, बस वही सही है। एग्जाम्पल, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो, पैसा कमाना भी शुरू कर देते हो, मान लेते हैं, बट आप घर पे बताते हो कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ। तो कई सारे ऐसी फैमिलीज होंगी, जैसे आप बोलोगे लव मैरिज, उनके दिमाग का अलार्म बज जाएगा। एक अलार्म बज जाएगा, ना ना ना, ये हमारे बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं करता। जैसे ही कोई ऐसा पजल आता है, कोई ऐसा बीच में पजल आता है जिस पजल से उनका पजल सॉल्व नहीं होता, तो उन्हें लगता है ना ना अलार्म बज गया, एक अलार्म बज जाता है कि नहीं यार ये कुछ अलग है। और आगे सुनने से पहले कि क्या फैमिली है, क्या लड़की है, क्या करती है, कुछ नहीं सुनना। लव मैरिज गलत है, बाद में सुनेंगे, पहले हम अपना सुना दें कि लव मैरिज गलत है। और वो आपको कई स्टोरीज बताएंगे, उसने भी लव मैरिज करी थी, देख कहाँ है आज, क्या उनकी मैरिज सक्सेसफुली, डिवोर्स ले लिया उन्होंने, इतने टाइम भी शादी नहीं चली, ऐसा होता है वैसा होता है। सो दे विल गिव यू सो मेनी रीजंस कि जो हम मानते हैं उस पर भरोसा करो। बट अब मैं राहुल को क्यों बता रहा हूँ, ये फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्यों ज़रूरी है। मैं राहुल को ये बताना चाहता हूँ कि भाई
आप लाइफ में कुछ भी करोगे आपको ऑपोजिशन मिलेगा, रेडी रहना। आपको रिजेक्शन मिलेगा, रेडी रहना। अगर आप लोगों की बात पे जाओगे तो लोग नेगेटिव मिलेंगे, ज्यादातर लोग नेगेटिव होते हैं। दुनिया सिर्फ पैर खींचती है, हाथ पकड़ के ऊपर उठाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। सिर्फ एक इंसान है जिन्हें आपके ऊपर अपने से भी ज्यादा भरोसा होगा, वो होंगी आपकी माँ। आपकी माँ को आप पे भरोसा होगा। मैं आपके फादर की भी बात नहीं करता, क्योंकि माँ को ना हमेशा बच्चे से ऐसा लगाव होता है कि कोई दुनिया में कुछ करे ना करे, मेरा बच्चा जरूर करेगा। और माँ अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा करती है, नेचुरल है ये नेचुरल फिनोमेना है। एक आपकी माँ आप पे भरोसा करती है और उनका भरोसा आपको नहीं तोड़ना। इसका मतलब क्या है कि अगर आज आप कुछ करना चाहते हो, मैंने आपको बताया था कि आपका पहला आइडिया सक्सेसफुल नहीं होगा, पर जो पॉजिटिव आदमी है ना, वो पागल आदमी है यार, वो रुकेगा नहीं। वो नेगेटिव लोग सही बोल रहे हैं कि उससे नहीं होगा, और मैं आपको बता रहा हूं आपसे नहीं होगा, पर आपको लगे रहना है। आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे, लोग आपकी टांग खींचेंगे, आपको बोलेंगे, पर आपको ना बातों से जवाब नहीं देना। आपको जवाब पता है कैसे देना है, कामयाब हो गए। अब यहाँ पे नेगेटिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो एक जगह से और हमें नेगेटिविटी आती है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात नहीं कर पाते, खुल के बात नहीं कर पाते, बट उनके मन में सवाल होता है। वो होता है आपका पार्टनर। देखो आप सब ना ज्यादातर यंग एज में हो, सो यू विल हैव सम रिलेशनशिप्स। आपके हो सकता है कोई बॉयफ्रेंड बने, कोई गर्लफ्रेंड बने, बट कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो एनर्जी ड्रेनर्स होते हैं। मतलब आप उनके साथ रहोगे जब तक आपके अंदर एक अट्रैक्शन है, ठीक है, उसके बाद आपको मन करेगा यार यू गो। आपको ऐसा फील अगर हो रहा है कि आपका दिन खराब हो गया किसी के साथ रह के, तो वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर गया इंसान। और ऐसा कोई भी हो सकता है, ऐसा आपका पार्टनर हो सकता है। इनफैक्ट मैं अब इसके अंदर ऊपर हम थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप शादीशुदा हैं और जो आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो आपके साथ मतलब अलाइन नहीं करते उनके थॉट्स, या फिर वो भी एनर्जी ड्रेनर हो सकते हैं। देन व्हाट? अब इसके ऊपर आपको थोड़ी सी पर्सनल काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए ये सेशन नहीं है। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि नेगेटिव तो भाई कोई भी हो सकता है, नेगेटिव आपका पार्टनर भी हो सकता है। अब अगर आप यंग एज में हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है, वो आपके एनर्जी ड्रेनर्स हैं, सर बिलीव करना, आप मानो ना मानो, ये वाली नेगेटिविटी से आपको दूर जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब है अवॉइड। अगर आपको लगता है कभी कोई लड़की है, मैं उसके साथ रहता हूँ, ठीक है, एक अट्रैक्शन है, पर यार मुझे ऐसा फील होता है कि दिन खराब हो गया और ये बहुत एनर्जी खराब करती है, तो आपको फील हो जाएगा कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी ही ड्रेन कर देते हैं और आप किसी काम के नहीं रहते। आपको ऐसा फिर कुछ करने का मन नहीं करता, फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता, आपको लगता है यार प्रोडक्टिविटी बहुत हैम्पर हो रही है। तो आप एक ऐसी एज में हो कि यहाँ पर ना आपकी लाइफ दांव पे लगी हुई है भाई, ठीक है। आप इस एज में अपनी जिंदगी बना रहे हो और कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, कुछ ऐसा टाइम पीरियड हो सकता है जिसमें आप अपनी लाइफ को ना डायमेंशन ही दूसरी दे दो और आप अपना जिंदगी का ना काफी सुनहरा टाइम खराब कर लो। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ एनर्जी ड्रेनर्स है, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, आपको वहां पर उस डिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और अगर शादीशुदा आप हो गए, देन यू नीड काउंसलिंग, अ लिटिल बिट ऑफ काउंसलिंग। उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके अगले स्टेप पर। देखो नेगेटिव लोग मिलेंगे, इसका मतलब थोड़ी आप नेगेटिव लोगों को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो। आपके माँ बाप हैं, आपके आसपास के लोग हैं, हो सकता है वो भी नेगेटिव हो, बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको ना नेगेटिव जब क्रिटिसिज्म मिलता है ना, तो क्रिटिसिज्म दो तरीके का होता है। यहां पर क्या होता है कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है और एक डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। अब ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में क्या फर्क होता है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए आप मुझे आके अपना कोई बिजनेस आइडिया बताते हो, मैं आपका बिजनेस आइडिया सुनता हूं और उसके बाद मैं बोलता हूं ये बिजनेस आइडिया नहीं चलेगा, तो आप मुझे भी नेगेटिव बोलोगे कि भाई आदमी नेगेटिव है। बिल्कुल ठीक है, मैं नेगेटिव हूं। बट अगर मैंने आपको बोला है बिजनेस आइडिया नहीं चलेगा और उसके बाद मैं आपको ये बताता हूं, देख भाई ये बिजनेस आइडिया इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि शायद ये बिजनेस इतना स्केलेबल नहीं है। अभी जो आप आइडिया मुझे बता रहे हो ये इतना स्केलेबल नहीं है, इसके अंदर हम ये चेंजेस कर सकते हैं जिससे इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ सकती है, मासेस तक पहुंच सकता है, हमारे प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम हो सकते हैं, बट हम ज्यादा लोगों से मान लीजिए हम ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये वाला आइडिया के ऊपर आप काम कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने आपका आइडिया सुना और सुनने के बाद आपको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया कि मैंने आपको ये तो बताया कि आपका आइडिया नहीं चलेगा, पर मैंने आपको यह भी बताया कि क्यों नहीं चलेगा और क्या इंप्रूव करना है। सो दो चीजें होती हैं, व्हाई, जो बोला क्यों बोला, और हाउ कैन आई इंप्रूव, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं।
मैंने बोला सीधा सीधा कि राहुल तू बहुत बेकार है, बहुत घटिया आदमी है, एग्जाम्पल के लिए। अब आपका हो गया यार ये तो बहुत गंदी बात हो गई, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। बट मैं राहुल को बोलूं, राहुल आज पार्टी के अंदर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं था, क्योंकि आपने ऐसा ऐसा किया, आपने उस महिला से बात करी और उस बात करने के तरीके में ये गलतियां थी। अगली बार के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर आप किसी से बात करो, इस तरीके से बात करो, इन चीजों का ध्यान रखो। अब क्या हो गया, अब ये हो गया कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। बट लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग सिर्फ डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं, सिर्फ बुराई बुराई बुराई, ये ऐसा है वो वैसा है, इसके अंदर ये कमी है उसके अंदर वो कमी है। पॉइंट यहां पर ये है कि अगर आप किसी की बात को सुन रहे हो तो भाई लोग आपको दोनों तरीके के क्रिटिसिज्म देंगे। अब इस कैटेगरी के जो लोग हैं ना, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं, इन्हें तो आपको अपने पास चिपका के रखना है भाई, क्योंकि ये आपके वेल विशर्स हैं। अगर कोई आपको ये बोलता है कि तुझसे नहीं होगा, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। क्यों नहीं होगा, तो अगर आपको एक ट्रेनर बोलता है भाई ये मत कर 120 किलो, ये तेरे से नहीं होगा, ये अभी बहुत ज्यादा वेट है आपके लिए, आप एक काम करो कि अभी आप ये करो, थोड़ा इंप्रूव करो और उसके बाद हो सकता है। तो यहां पर ट्रेनर क्या चाहता है, ट्रेनर आपकी भलाई चाहता है कि आप ऐसा ना करें। क्यों ना करें वो रीजन दे रहा है, बट वो आपके मुंह पे ये नहीं बोल रहा भाई तेरे से कुछ नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो, मैं इसके आगे के शब्द नहीं बोलना चाह रहा। कहने का मतलब क्या है, जो लोग होते हैं आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं, जब भी आप कुछ अलग हटकर कुछ नया करना चाहोगे ना, वो सिर्फ टांग खींचेंगे। बट अगर उसमें से एक फ्रेंड आपके पास ऐसा है जो आपको बोलता है कि नहीं हो पाएगा, पर क्यों नहीं हो पाएगा उसमें आइडियाज देता है, तो उसकी सुनो। और ऐसा आदमी आपको अपने साथ चाहिए, एक नहीं कहीं चाहिए, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ो वो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स देते चले जाएं और आप इंप्रूव करते चले जाओ, क्योंकि हमें इंप्रूव तो करना ही है। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूं ना आप परफेक्ट हो। अगर आज आप मुझे कुछ ऐसा फीडबैक देते हो और मुझे लगता नहीं इस चीज के ऊपर इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो मुझे जरूर करना चाहिए, अगर मुझे अपनी ग्रोथ करनी है तो। अगर हमें, मान लीजिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं और आप कुछ फीडबैक देते हो कि भाई आपकी वीडियोस के अंदर ये चीजें और होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए किसी ने पहले बोला कि भाई आपकी वीडियोस में कैप्शंस होने चाहिए, तो हमने कैप्शंस ऐड कराने की कोशिश करी कि जो वीडियोस है उसमें लोग इंग्लिश में भी पढ़ पाए। सो ये क्या हुआ, ये हुआ एक ऐसा फीडबैक जिसके ऊपर काम किया जाए, तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो गया। पर कई लोग क्या बोलेंगे, भाई वीडियो में मजा नहीं आया, क्यों नहीं आया ये नहीं बताया, तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ एक डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। मजा नहीं आया, क्यों नहीं आया, मतलब अगर कोई मुझे बोले आपकी सारी वीडियोस बेकार हैं, तो शायद ये मैं मानने के लिए रेडी नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इन वीडियोस में जो भी इस चैनल के ऊपर है उनमें क्या वैल्यूज हैं। तो उसके अंदर इतना इंफॉर्मेशन है कि कई सारे लोगों की बहुत हेल्प हो रही है ऑलरेडी। और आप इस चैनल की अगर एवरेज देखोगे, हमारे एक चैनल की एवरेज है, सो एक होता है लाइक टू डिसलाइक रेशियो, कितने लोग आपकी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कितने लोग आपकी वीडियोस को डिसलाइक करते हैं। अगर किसी भी वीडियो पे मुझे दिखता है 99% से ऊपर का लाइक रेशियो है, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से लोगों को वैल्यू मिल रही है। अगर किसी वीडियो पे मुझे लगता है कि भाई 98.4% का लाइक टू डिसलाइक रेशियो है, मतलब लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी कम पसंद आई है। बट ये बहुत अच्छा होता है अगर आप YouTube के हिसाब से देखोगे। बट अगर किसी वीडियो पे पहुंच गया 97%, इट मीन्स कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। और अगर किसी वीडियो में आ गया 99.6%, 4%, इट मीन्स कि ये वीडियो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। तो मैं 0.4% लोगों को इग्नोर कर सकता हूं, बट वहां पे मैं 3% लोगों को इग्नोर नहीं करना चाह रहा। सो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से हो गया मेरे लिए कि मैं कैसे एक वैल्यूएशन कर रहा हूं अपने कंटेंट की। सो मुझे पता है ज्यादातर वीडियोस जो हमारी हैं वो 98% से ऊपर की कैटेगरी में आती हैं। और अभी इस चैनल पे जो लेटेस्ट आपका हो गया 100, 200, 300 वीडियोस है, वो ज्यादातर वीडियोस 99% से ऊपर की लाइक टू डिसलाइक रेशियो के कैटेगरी के अंदर है। इसका मतलब है लोगों को कंटेंट काफी पसंद आ रहा है। आप समझ रहे हो, तो ये मुझे समझ आ रहा है। बट इसके अंदर भी हम और इंप्रूव करने के लिए रेडी हैं कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स आते हैं तो उसके ऊपर हम काम करने के लिए रेडी हैं। सिमिलरली राहुल को एक चीज समझनी है कि लाइफ में हमेशा इंप्रूव करना है, हमेशा इंप्रूव करना है, झुक के चलना है, सीखना है और इंप्रूव करना है। बट अगर नेगेटिव चीजों को दिल से लगा लोगे ना, तो आपकी सेल्फ इमेज पे भी आपको दिक्कत आएगी। सेल्फ इमेज इन द सेंस राहुल अपने बारे में क्या सोच रहा है। अगर राहुल को कोई बोल देगा यार तू बेकार आदमी है, और राहुल ने मान लिया कि मैं बेकार आदमी हूं, तो फिर वो मान लिया उसने। इंप्रूव कर भाई, क्यों ऐसा क्यों है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्यों के ऊपर बात करने वाले हैं कि किन किन चीजों को हम चैलेंज करेंगे। जब हम चैलेंज करेंगे तो हम अपने आप को और ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। सो वो चैलेंजिंग करना क्यों जरूरी है। देखो अब
ये चीजें यहाँ पर क्यों डिस्कस हो रही है? क्योंकि अभी आप कहोगे यार फाइनेंस की बात है तो सीधा आ जाओ म्यूचुअल फंड पे, SIP पे, स्टॉक मार्केट पे, इन्वेस्टमेंट पे। ये सब बात की बातें हैं यार, ये तो दुनिया बात करी, हम बहुत बार बात कर चुके हैं। ये तो फाइनेंशियल प्लानिंग की चीजें हैं। मैं अभी बात कर रहा हूं राहुल को इंसान बनाने की। राहुल को अगर एक्चुअल में बहुत अमीर बनना है तो उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमें बुर्ज खलीफा तैयार करना है भाई, तो पहले हम फाउंडेशन स्ट्रांग करेंगे कि अगर उसके बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होंगे, उसके मॉरल स्ट्रांग होंगे, राहुल की पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी, राहुल का एक रिच माइंडसेट होगा, तो पैसे को वो अट्रैक्ट करेगा। और फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के जो लेसन हैं वो तो इस सीरीज में मिलने ही है आपको, वो आपके बहुत काम आएंगे। पर उससे पहले आप पैसे को अट्रैक्ट तो करो, ऐसे आदमी तो बनो। क्योंकि अभी बचपन से हमारे बिलीफ सिस्टम्स काफ़ी हिले पड़े हैं भाई। और फिर ये नेगेटिव लोग तो छोड़ते ही नहीं है कुछ भी, ये तो मिलते ही हैं हमें, और ये ज़्यादा एक्यूरेट भी होते हैं। फिर ये लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं और इंसान सोचता है यार मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, और फिर वो भी इन्हीं की कैटेगरी में आ जाता है और फिर वो लोगों की भी टांग खींचना शुरू कर देता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता हो तो क्या हुआ कि एक पिंजरे के अंदर ना कई सारे बंदरों को रखा गया और वहाँ पर एक सीढ़ी लगाई गई और उसके ऊपर केले रख दिए गए। तो वहाँ पर क्या था कि बंदर जैसे ही उस सीढ़ी पे चढ़ता केले लेने के जाने के लिए, केले उठाने के लिए, तो उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता। अब फिर कोई बंदर ट्राई कर रहा, उसके ऊपर पानी डाल दिया, फिर कोई बंदर ट्राई कर रहा, उसके ऊपर पानी डाल दिया। तो हुआ क्या, बंदरों ने ट्राई करना छोड़ दिया। अब क्या हुआ, उस पिंजरे के अंदर एक नए बंदर को डाला गया। उस बंदर ने केले देखे, वो सीढ़ी पे चढ़ने लगा। तो जैसे सीढ़ी पे चढ़ने लगा तो बाकी बंदर उसके पैर खींचने लगे, उसे रोकने लगे, उसे मारने लगे कि नहीं जाना ऊपर। अब उसे समझना है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी तो अभी तक उस पर डला नहीं था, बट बाकी बंदरों पे वो पानी डला हुआ था। तो बाकी बंदरों ने एक्सपीरियंस कर लिया कि नहीं चढ़ना। अब वो उस बंदर को समझ आ गया कि मुझे ऊपर नहीं चढ़ना। अब एक और बंदर को डाला गया। जैसे ही एक और बंदर को डाला गया उसी पिंजरे के अंदर, तो अब वो जब ऊपर जाने की कोशिश करता, फिर उसे सारे बंदर खींचने लग जाते। अब उसे भी नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो होता क्या है, धीरे धीरे करके ना हम एक भेड़ चाल में आ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमें लॉजिक नहीं पता। वो केला तो चाहिए था, अब शायद कोई पानी डालता भी नहीं, बट क्योंकि पहले पानी डला हुआ है तो लोगों को लगता है कि इस बार भी पानी डलेगा। सो अगर पहले कोई फेल हुआ है तो लोगों को लगता है इस बार भी कोई फेल होगा। बट शायद इस बार हम फाउंडेशन पे इतना अच्छा काम करेंगे कि बहुत कम लोगों को मैं जिंदगी में फेल होने दूंगा। हाँ, हो सकता है एक बार, दो बार, तीन बार आप फेल हो, और हमने बोला था कि आपको जल्दी फेल होना है क्योंकि हमें जल्दी सक्सेसफुल बनना है। फेल तो आप होगे, बट कामयाब भी उतनी स्पीड में बनोगे। सो इस लेसन में हमने समझा है, इस स्टेप में हमने समझा है कि हमारे आसपास पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, और नेगेटिव लोग पॉजिटिव लोगों से 80% ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। वो जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा सही है, पर पॉजिटिव लोग पागल होते हैं, इसलिए वो बार बार ट्राई करते हैं। आपके आसपास हो सकता है आपके घर परिवार के लोग आपको नेगेटिव लोग मिले, पर अगर आपने इनकी बात सुनी और आप भी नेगेटिव हो गए तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। यू विल नेवर रीच हियर। बट अगर आप करते रहोगे, आप हार नहीं मानोगे, तो एक दिन आएगा कि आप इन सबको रॉन्ग प्रूव कर दोगे। बट वो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। फाइनली हमने रिलेटिव्स की बात करी थी। हमने बताया था कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, क्योंकि वो नहीं करते जो दुनिया कर रही है। पर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको वो करना पड़ेगा जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं। उन्हें देखो, उनसे सीखो। एंड फाइनली हमने बात करी थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फीडबैक्स की। आपके आसपास जो लोग आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स देते हैं उन्हें अपने साथ रखो, उन्हें चिपका के रखो, क्योंकि वो लोग आपके वेल विशर्स हैं, आपकी कामयाबी चाहते हैं। और जो लोग सिर्फ डिस्ट्रक्टिव फीडबैक्स दे रहे हैं, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। लाइफ में आगे बढ़ना जरूरी है। सो यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। अपना प्यार देने के लाइक कर सकते हैं। मैंने बोला अगली वीडियो में हम कुछ स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड ये एक काफ़ी लंबी सीरीज़ है, 40 दिन की सीरीज़ है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बट अभी फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही है। अगले 2 और ऐसे एपिसोड्स होने वाले हैं जिसके अंदर आपकी फाउंडेशन को और आपकी रियलिटी को और आपके बिलीफ सिस्टम को मैं काफ़ी हद तक बदलने की कोशिश करूँगा, एक रिच माइंडसेट देने की कोशिश करूँगा। और अगर वो कोशिश सक्सेसफुल रही तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो लाइफ में एक रिच माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अपना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।